तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश है हमारा 1 लाख रुपी, इससे बिजनेस में हमारा कैश आया 1 लाख रुपी। और बिजनेस में जो कैश लगाया जाता है वो हमारी इंटरनल लायबिलिटी होता है। मैंने आपको बताया लायबिलिटीज जो हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है इंटरनल लायबिलिटी और एक आपकी होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो ये हमारी इंटरनल लायबिलिटी के अंदर काउंट होता है और 1 लाख रुपए आपकी कैपिटल में क्या है, ऐड हो जाएगा। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं बिजनेस में कैश आएगा और सेम टाइम आपकी एक इंटरनल लायबिलिटी इमर्ज हो जाएगी 1 लाख रुपए से। इस तरीके से पहला ट्रांजैक्शन हमेशा 1 लाख रुपए कैश और कैपिटल में ऐड हो गया। रुपए कितने भी हो सकते हैं पर ट्रांजैक्शन ये होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए पहले एक ट्रांजैक्शन और देखें। विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 5000। अब आपने बिजनेस से पैसा निकाल लिया, बिजनेस से पैसा निकाल लिया तो बिजनेस से कैश चला गया और जो ड्राइंग है वो कैपिटल में से लेस होती है। अब बिजनेस की लायबिलिटी इससे कम हो गई तो इस तरीके से 5000 दोनों में लेस हो गया। तो ये इसका अपोजिट रिवर्स ट्रांजैक्शन है, इसीलिए इन दोनों को साथ में समझोगे तब ज्यादा क्लियर होगा कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैश और कैपिटल दोनों में ऐड होता है और जब आप बिजनेस से पैसा विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए तो कैश और कैपिटल दोनों में से आपका लेस होता है। तो देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अपना है गुड्स परचेज फॉर कैश ₹10,000। हमने गुड्स परचेज की और वो भी कैश में परचेज की। गुड्स परचेज की हमने तो गुड्स आई तो गुड्स में आपका 10,000 आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो हमको कैश देना भी तो पड़ेगा तो कैश हमारा 10,000 आपका क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। इस तरीके से एसेट साइड में +10 भी हो गया और -10 भी हो गया तो 0 हो गया एक तरीके से, ये है ना। और लायबिलिटी में अपन ने कुछ लिखा ही नहीं है तो ये भी 0 है। तो इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाइड होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बाकी गुड्स परचेज किए हैं, इसको जस्ट कोई कॉन्सेप्ट की बजाय एक जनरल चीज भी मान लें कि जब आप गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स आती है और कैश जाता है। इसी को अगर मैं एक और ट्रांजेक्शन से समझूं, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, नाम आ गया। जब भी कोई नाम आ जाए ना तो अजम्पशन हो जाता है। अजम्पशन क्या हो जाता है कि ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ध्यान देना, जब भी कोई नाम आएगा तो ये माना जाएगा कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, वो उधार में है। अब क्या हमने गुड्स खरीदी 5,000 की, गुड्स तो आएंगी लेकिन अब के उधार खरीदिए तो कैश नहीं जाएगा। ध्यान देना, अब के कैश में कुछ नहीं लिखेंगे, उल्टा जिससे हमने उधार में माल खरीदा वो राम हमारा क्रेडिटर बन गया और यहाँ क्रेडिटर में आपका आ जाएगा 5,000। तो यहाँ भी +5, यहाँ भी +5, तो दोनों साइडें जो है वो आपकी इक्वल है। तो इन दोनों ट्रांजेक्शन को आप ध्यान से समझिए, क्या कि इसमें आपका कैश गया है और इसमें आपका कैश नहीं गया है। अब क्योंकि कैश नहीं गया है, क्योंकि आपने कैश नहीं दिया तो ये आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। यहाँ कैश दे दिया तो यहाँ आपकी लायबिलिटी नहीं बनेगी, यहाँ कैश नहीं दिया तो आपकी लायबिलिटी बनेगी। गुड्स तो दोनों में ही आनी है, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, गुड्स तो दोनों में ही आनी है, पर एक में कैश जाएगा और एक में कैश नहीं जाएगा। अब अपन देख रहे हैं फिफ्थ ट्रांजेक्शन, गुड्स रिटर्न टू राम। ये एक्चुअली इसका अपोजिट है। जब हमने गुड्स परचेज की थी 5,000 की तो गुड्स आई थी, अब हमने गुड्स रिटर्न कर दी तो गुड्स चली जाएंगी। जब हमने गुड्स परचेज की थे तो हमारे क्रेडिटर बढ़ गए थे, अब हमने उनको गुड्स रिटर्न कर दी तो हमारे क्रेडिटर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन इसका जस्ट रिवर्स ट्रांजैक्शन है। ये गुड्स आने का था, ये गुड्स जाने का है, तो आप इसको कंपेयर करके इजीली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अपन देख रहे हैं, लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश। अब यहाँ नाम भी आ गया और कैश भी आ गया। तो मैंने आपको बताया था नाम जब भी होता है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, पर जब साथ में कैश लिख दिया तो अब नाम की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। ये कैश में ही परचेज किया गया है, तो गुड्स परचेज की आपने 2,000 रुपए की कैश में, तो गुड्स आई है और कैश गया है। तो इसलिए इस बार नाम की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई क्योंकि साथ में कैश लिखा हुआ था। तो ये ट्रांजैक्शन सेम वही ट्रांजैक्शन हो गया जो आपने 3rd नंबर पे किया था, ये सेम वही ट्रांजैक्शन हो गया। तो ये केवल इसलिए आपको बताया कि नाम लिखा हो केवल तो क्रेडिट हो जाता है, और नाम के साथ कैश लिखा हो तो फिर वो कैश ट्रांजैक्शन ही माना जाएगा, ना कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। तो अब अपन मूव होते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 7 पर। लिखा है गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग 5,000 फॉर ₹6,000, यानी गुड्स को बेचा है। गुड्स को बेचा है तो गुड्स गई, और गुड्स हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लिखी जाती है, ये बात ध्यान रखना। गुड्स आपकी 5,000 रुपए की गई,
यहाँ कोई नाम तो लिखा नहीं है, तो फिर तो कैश में बेची है, और 6,000 में बेची है, तो कैश कितना आएगा? कैश आपका आएगा 6,000। तो 5,000 की गुड्स गई, 6,000 का कैश आया। कहने का मतलब ये हुआ कि 5 की चीज को आपने 6 में बेचा, तो आपने 1,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। ये 1,000 रुपए का प्रॉफिट आपका कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएगा। इस 7 ट्रांजेक्शन को समझने के लिए 8 को भी देखो। गुड्स सोल्ड टू सीता, सीता या नाम है, और नाम है तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। तो अब क्या आपने उधार में बेचा है, तो गुड्स 5,000 की 6,000 में बेची है, तो गुड्स तो जाएंगी, लेकिन आपके उधार में बेचा तो आपके कैश नहीं आएगा, इस बार कैश नहीं लिखा। और उधार में जिनको बेचते हैं उनको अपन डेटर कहते हैं, तो डेटर अब आपके 6,000 रुपए से बढ़ जाएंगे, ये डेटर हैं, ये 6,000 रुपए से आपके बढ़ जाएंगे। और 5 की चीज 6 में बेची है, तो 1,000 रुपए का फायदा हो गया, वो 1,000 रुपए आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो डिफरेंस आपके ये रहा कि पिछली बार ट्रांजेक्शन में कैश आपका आया था, अब के कैश नहीं आया, अब के वो आपके क्या बन गए? डेटर बन गए, क्योंकि इस बार आपने जो गुड्स हैं वो उधार में बेची थी। तो आप इन दोनों ट्रांजेक्शन को कंपेयर कर सकते हैं। तो इन दोनों ट्रांजेक्शन में फर्क यही है कि एक जगह आपके पास कैश आ रहा है और एक बार कैश नहीं आ रहा है, तो फिर वो आपके क्या बन गए? डेटर बन गए। तो अपन को ये याद रख लेना चाहिए कि जब भी हम गुड्स बेचेंगे, गुड्स तो जाएगी, ये बात तो तय। कैश आएगा या नहीं आएगा, बस इस बात का चेक करना है। कैश आ गया तो कैश में ऐड कर देना, और नहीं आया तो डेटर बन जाएगा, क्योंकि उसने उधार में परचेज किया है, तो वो आपका डेटर बन गया। इसी से मिलता जुलता ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 9 लिखा है गुड सोल्ड टू सीता। सर सीता है नाम है, क्रेडिट आ गया, ये तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, बट आगे लिख दिया कैश, तो अब ये कैश ट्रांजेक्शन कहलाएगा। अब नाम की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। अब ये ट्रांजेक्शन सेम वही हो गया जो आपका 7 नंबर का था, उसमें कोई चेंज नहीं है। गुड्स आपकी 5,000 रुपए की गई है, कैश आपका 6,000 रुपये आया है, 5 की चीज 6 में बेची है, तो 1,000 रुपये आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो 9th नंबर का ट्रांजेक्शन सेम वही है जो 7th नंबर का है। तो अब हम मूव हो रहे हैं ट्रांजेक्शन नंबर 10 पर। लिखा है रेंट पेड ₹7,000, यानी आप एक किराए की दुकान में काम कर रहे हैं, आपको रेंट पे करना पड़ा 7,000, तो इससे आपका कैश गया, पेड किया ना, पेड करते ही आपका कैश गया 7,000। और रेंट आपका खर्चा है, खर्चा है तो कैपिटल में से लेस हो जाएगा, तो कैश और कैपिटल दोनों में से लेस होगा। ये रेंट पेड किया। ऐसे अगर सैलरी पेड की तो ये भी आपका खर्चा है 12,000 रुपये, तो कैश में से 12,000 रुपये गए, और खर्चा है तो 12,000 रुपये आपका कैपिटल में से भी लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से खर्चे जो हैं वो हमेशा इसी तरीके से चलेंगे, जितने भी खर्चे हैं वो कैश और कैपिटल दोनों में से लेस होंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका आ रहा है टेलीफोन बिल है, पेड किया 10,000 और आउटस्टैंडिंग है 2,000। इसको पढ़ने का तरीका ये रखो कि 10,000 रुपये पे करने के बावजूद आपका 2,000 रुपये आउटस्टैंडिंग रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका खर्चा तो 12,000 है, लेकिन आपने पे जो किया वो 10,000 ही है। आपका खर्चा 12,000 है, आपने पे सिर्फ 10,000 ही किया, तो आपकी एक लाइबिलिटी बन गई आउटस्टैंडिंग की, और 2,000 रुपये की आपकी लाइबिलिटी यहाँ आपको दिखानी पड़ेगी। वापस बोल रहा हूँ, 10,000 रुपये का खर्चा आपने पे किया जबकि खर्चा 12 का था। इसका मतलब 2 आपने पे नहीं किया, 2 आप इन फ्यूचर पे करेंगे, ये आपकी लाइबिलिटी है। इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है कि काम तो करवा लिया लेकिन पे नहीं किया, तो ये आपकी लाइबिलिटी बन जाती है। देखिए इसमें एक बात ध्यान रखना, इन दोनों का टोटल अगर आप करेंगे तो -12 और +2 ये -10 बैठेगा, और यहाँ भी आपका -10 ही है। इसका मतलब दोनों साइडें अभी भी इक्वल चल रही है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का टोटल अभी भी -10 है। यहाँ दोनों का टोटल -12 है, यहाँ दोनों का टोटल -7 है। ये बात हमेशा इक्वेशन में ध्यान रखना कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी इक्वल रहनी चाहिए। आगे अपन देखते हैं, दो को एक साथ देखेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड किया 5,000 रुपये, तो रिसीव्ड किया तो कैश आ गया, तो कैश आप ऐड कर दो, और ये आपकी इंटरेस्ट इनकम है, इनकम है तो कैपिटल में ऐड होगा। सेम कमीशन रिसीव्ड किया तो वो भी एक रिसीव्ड किया तो कैश में आपको ऐड करना है, और कमीशन आपकी इनकम है तो वो कैपिटल में भी ऐड होगी। इस तरीके से ये दोनों ट्रांजेक्शन इनकम रिसीव्ड करने के हैं, तो इनकम रिसीव्ड को आप याद कर सकते हो कि ये कैश और कैपिटल दोनों में ऐड होता है। और अगर अपन देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर चल रही है, दोनों में 5-5 ऐड हुआ है, यहाँ दोनों में 8-8 ऐड हुआ है, तो आपकी इक्वेशन भी यहाँ जो है वो सेटिस्फाइड है। अब अपन कुछ नए ट्रांजेक्शन पे मूव हो रहे हैं, और ये ट्रांजेक्शन है आपका मशीनरी से रिलेटेड। अपन ने मशीनरी परचेज की। देखो आपने मशीनरी परचेज की तो मशीनरी का एक नया हेड खुल जाएगा, और मशीनरी में आपको ऐड करना पड़ेगा 10,000 रुपये। आपकी मशीनरी आई,
और क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है तो ये माना जाएगा कैश में परचेज की है, तो इस कंडीशन में आपका कैश लेस हो जाएगा माइनस का 10,000। तो जब मशीनरी परचेज आप करते हैं तो मशीनरी तो आती है और कैश जाता है, कुल मिला के एसेट साइड में ही आपका कैश लेस हो जाएगा और मशीनरी ऐड हो जाएगी। इसका अपोजिट ट्रांजेक्शन अपन, इसका एक और एक ट्रांजेक्शन अपन देख सकते हैं कि मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन। अब के सोहन नाम आ गया तो मशीनरी तो आएगी लेकिन अब के कैश नहीं जाएगा क्योंकि आपने सोहन से खरीदी तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। तो इस कंडीशन में सोहन आपका एक क्रेडिटर बन जाएगा। ये एक स्पेशल टाइप का क्रेडिटर है, क्रेडिटर फॉर मशीन, ये क्रेडिटर है और ये आपके 5,000 रुपए के क्रेडिटर जो है यहाँ लायबिलिटी बन जाएगी क्योंकि आपने उससे मशीनरी तो ले ली लेकिन पैसे का पेमेंट नहीं किया। तो इन दोनों में फर्क आपका यही है कि यहाँ कैश नहीं गया, यहाँ तो गया था और यहाँ नहीं गया। तो यहाँ नहीं गया तो कैश, तो फिर वो आपकी क्या बन गई, वो आपकी लायबिलिटी बन गई। इस तरीके से आप इन दोनों ट्रांजेक्शन को एक साथ देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आगे अपन चलते हैं मशीनरी सोल्ड की। मशीनरी सोल्ड की कॉस्ट तो थी 2,000 और हमने बेची है 2,500 में। तो मशीनरी सोल्ड की है, सोल्ड की है तो मशीन गई तो मशीन में से लेस कर दो। और बेची है 2,500 में तो कैश आपका जो आएगा वो आएगा 2,500। और 2,000 की मशीनरी 2,500 में बेच दी तो आपने 500 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। प्रॉफिट कमा लिया तो 500 रुपए आपके कैपिटल में क्या है, वो कैपिटल में आपके ऐड हो जाएंगे। इक्वेशन अभी भी पूरी सेटिस्फाइड होगी अगर आप ध्यान देंगे तो इस साइड का टोटल बैठ रहा है प्लस का 500, यहाँ भी प्लस का 500, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अभी भी इक्वल है, इक्वेशन अभी भी सेटिस्फाइड है। तो इसी में एक ट्रांजेक्शन आपका चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 1,000 का है। तो डेप्रिसिएशन एक नया वर्ड आ गया, डेप्रिसिएशन के लिए वर्ड सुन लीजिए। आपने एक एक्टिवा खरीदा 50,000 का 50,000 का, एक साल बाद उसकी वैल्यू आप देखते हैं 50,000 नहीं रहती, मान लेते हैं वो 40,000 ही रह जाती है। तो जो 50 से 40 आने के कारण 10,000 जो वैल्यू कम हो गई ना, उस कम वैल्यू को अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं डेप्रिसिएशन, यानी किसी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाना, दैट वर्ड इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। और ये डेप्रिसिएशन आपके लिए नुकसान है। नुकसान क्यों है, क्योंकि इससे आपकी एसेट की वैल्यू कम हो गई है, इसीलिए डेप्रिसिएशन से आपकी मशीन की वैल्यू कम हो गई तो मशीनरी में से उसको लेस करेंगे और ये आपके लिए नुकसान है, इसलिए वो कैपिटल में से भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों साइडों से वो लेस होगा। डेप्रिसिएशन से ध्यान दें, मशीनरी कम हो जाएगी और मशीनरी कम होना आपके लिए नुकसान है, इसलिए वो कैपिटल में लेस होगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अभी भी आपकी इक्वल आ रही है। देखो आप कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे वो डबल इम्पैक्ट डालेगा, कम से कम 2 इम्पैक्ट तो डालेगा ही डालेगा, क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम आप पढ़ रहे हैं, इक्वेशन सिस्टम है, तो ऑब्वियस है 2 जगह इफेक्ट डालेगा तभी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, नहीं तो इक्वेशन आपकी सेटिस्फाइड ही नहीं होगी। इसलिए 2 जगह इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। जैसे न्यूटन का प्रिंसिपल था कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो यहाँ भी हर प्लस का कोई ना कोई माइनस जरूर होगा, नहीं तो दोनों साइडें क्या है आपकी बराबर नहीं आएंगी, इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, इसलिए डबल इम्पैक्टेड रहेगा। कोई भी ट्रांजेक्शन 2 जगह इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अपन ले रहे हैं सैलरी पेड। अब सैलरी पेड हम जानते हैं ये हमारा खर्चा है और पेड किया है तो कैश आपका गया है, कैश आपका गया है 12,000 रुपए। और सैलरी आपने पेड किया है, आप अपने एम्प्लॉय से काम करा रहे हैं, उसको सैलरी दे रहे हैं, तो ये आपका खर्चा है। खर्चा है तो ये कैपिटल में से आपका क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो कैपिटल में से लेस होता है, तो इस तरीके से कैश और कैपिटल दोनों में से लेस होता है, ये आपको पहले भी पता है। फिर कह रहे हैं सैलरी पेड 10,000 एंड 2,000 इज आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब 10,000 पे करने के बावजूद 2,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, पे करने बाकी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल खर्चा आपका 12,000 है तो कैपिटल में से 12,000 ही लेस होगा, लेकिन पे आपने 10 किया है तो कैश में से आपका 10,000 लेस होगा। और 12,000 के खर्चे में से आपने सिर्फ 10,000 ही पे किया है तो 2,000 आपने पे नहीं किया है, तो वो आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से लायबिलिटी बन जाएगी 2,000 रुपये। तो इसका अगर आप नेट इम्पैक्ट देखेंगे तो यहाँ आपका है माइनस का 10,000 और यहाँ भी माइनस का 10,000 है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपकी इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो जब खर्चा 12,000 का था और आपने 12,000 ही पे कर दिए तो कुछ भी बाकी नहीं रहा, इसलिए कोई लायबिलिटी नहीं है। यहाँ खर्चा 12,000 का है, आपने पे सिर्फ 10 ही किया, यानी आपने 2,000 पे नहीं किया, तो जो 2,000 आपको पे करने हैं वो आपकी बन जाएगी लायबिलिटी। तो देखिए आगे है आपका रेंट पेड 12,000। आपने रेंट पे किया है 12,000, पे किया है तो कैश में से लेस होगा।
और रेंट यानी आप किराए की दुकान में काम कर रहे हैं तो आपका खर्चा भी हो गया, खर्चा है तो कैपिटल में से भी लेस होगा। इस तरीके से कैश और कैपिटल दोनों में से लेस होगा। अब इसके कंपैरिजन में अपन एक और ट्रांजैक्शन समझते हैं कि रेंट आपने पेड किया 14,000 और आउट ऑफ इट 2,000 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, इसमें से 2,000 नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है। इसका मतलब आपने रेंट पे किया 14,000 तो कैश में से तो लेस होगा 14,000 और 2,000 इस साल का है ही नहीं तो इस साल का तो 12,000 ही है, तो जो खर्चा है वो तो आपका 12,000 ही आएगा, लेकिन आपने पे 14,000 कर दिया, ज्यादा पे कर दिया। अब जब आपने ज्यादा पे कर दिया तो फिर ये आपका एसेट बन गया और एसेट में एक नया हेड खुल जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और 2,000 रुपये आप यहाँ एक्सपेंसेस के तौर पे दिखाएंगे। तो इसको किस तरह से पढ़ते हैं कि खर्चा था 12 और आपने पे कर दिया 14, यानी आपने ज्यादा पे कर दिया। ज्यादा पे कर दिया यानी आपने अगले साल का पे कर दिया, और अगले साल का अभी पे कर दिया तो ये पेमेंट इन एडवांस है, इसको प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं, और ये आपकी क्या बन जाएगा, एसेट्स बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि जब आप पे नहीं करते हैं तो वो आपकी लायबिलिटी बनती है, और जब आप ज्यादा पे कर देते हैं तो वो आपकी एसेट बनती है। तो आप इन दोनों को कोरिलेट कर सकते हो, कम पे किया तो लायबिलिटी बनी, ज्यादा पे किया तो एसेट बन गया। खर्चा आपका उतना ही है 12,000 12,000, यहाँ आपने कम पे किया था वो आपकी लायबिलिटी बन गई, यहाँ आपने ज्यादा पे किया तो वो आपकी एसेट बन गई। इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। आगे अपन देखते हैं, ये है अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अब आप सारा कैश बिजनेस के अंदर दुकान में ही थोड़ा ना रखते हैं, जो ज्यादा हो जाता है तो बैंक में भी तो जमा कराए थे। तो जब आप बैंक में जमा कराएंगे तो बिजनेस से दुकान से कैश चला जाएगा और वो जमा हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में जाकर, तो बैंक में 20,000 रुपये बढ़ जाएंगे। इसको कहते हैं बिजनेस के कैश से जो बैंक में पैसे जमा करा देना, इससे बैंक में पैसा बढ़ जाता है और बिजनेस में पैसा कम हो जाता है। इसका जस्ट अपोजिट पहले देख लो, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक। कभी आपको बैंक से पैसे निकालने की भी जरूरत पड़ सकती है, तो बैंक से आपने 500 रुपये निकाल लिए, उससे आपके बिजनेस में 500 रुपये अपने आप ही बढ़ जाएंगे। इसको कहते हैं बैंक से पैसा विड्रॉ करना और बिजनेस में। ध्यान देना, यहाँ विड्रॉन वर्ड लिखा है लेकिन पर्सनल यूज नहीं लिखा। अगर पर्सनल यूज हो जाता ना तो फिर ये ड्राइंग्स कहलाता। अभी तो सिर्फ ये विड्रॉन है, यानी बैंक से पैसे निकाले और कैश में ऐड हो गए। तो इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों जो हैं आपके अपोजिट ट्रांजेक्शन है। इसमें बैंक में पैसा प्लस हो रहा है, इसमें माइनस हो रहा है, यहाँ कैश में माइनस हो रहा है, यहाँ कैश में प्लस हो रहा है। तो ये अपोजिट ट्रांजेक्शन है, एक में डिपॉजिट करा रहे हैं, एक में विड्रॉ करा रहे हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ले रहा हूँ, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रॉ किया। अब के यूज लिखा है पर्सनल यूज, पर्सनल यूज लिखा है तो बिजनेस में नहीं आएगा पैसा, बैंक से तो निकल गया लेकिन बिजनेस में नहीं आया, वो पर्सनल यूज के लिए आपने बिजनेस से ही निकाल लिया, तो वो बिजनेस में ड्राइंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा और वो बैंक से भी लेस हो गया और कैपिटल से भी लेस हो गया। इस तरीके से ये पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला। अगर मैं कैश से निकालता ना तो मैं कैश और कैपिटल में लेस करता, लेकिन अब के मैंने बैंक से निकाला है तो मैं बैंक और कैपिटल दोनों में से लेस करूंगा। एक ट्रांजेक्शन आपको यहाँ दिया गया है फॉर परचेज कॉस्टिंग, आपने फर्नीचर परचेज किया है 2,000 रुपए का और अमाउंट इज पेड बाय चेक, यानी फर्नीचर परचेज किया तो एक नया हेड यहाँ खुलेगा फर्नीचर का, और फर्नीचर आ गया आपका 2,000 का, और पेमेंट चेक से किया तो आप कैश में से लेस नहीं कर सकते, चेक से किया तो फिर बैंक में से लेस करना पड़ेगा, आप इसे बैंक में से लेस करेंगे। तो जब भी आप कोई पेमेंट चेक से करेंगे ध्यान रखना वो लेस बैंक से होगा, क्योंकि पैसा बैंक से जाएगा, आपके कैश से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्नीचर आया और बैंक अकाउंट से पैसा चला गया। इस तरीके से चेक से जब भी आप कोई पेमेंट करेंगे तो वो बैंक से लेस होगा, ये बात आपको याद रखनी है। तो अब अपन देख रहे हैं गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, नाम आ गया तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो ये आपका गुड्स का कॉलम खुल जाएगा और आपकी 10,000 की गुड्स आ गई, और क्रेडिट में परचेज की है, जिससे क्रेडिट में परचेज करते हैं उसको कहते हैं क्रेडिटर, और क्रेडिटर आपके हो गए कितने रुपए के, 10,000 के। तो गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स में ऐड हो गया और क्रेडिटर में ऐड हो गया, ठीक है। फिर है ₹2,000 पेड टू मोहन, मोहन को 2,000 रुपये पे कर दिए, 2,000 रुपये पे कर दिए तो आपका कैश गया, कैश में से 2,000 रुपये लेस हो जाएंगे, और क्योंकि आपने मोहन को पे कर दिए, मोहन को पे कर दिए तो मोहन आपसे पहले 10,000 रुपये मांगता था, अब आप उसको 2,000 रुपये पे कर दोगे तो वो आपसे 8,000 ही तो मांगेगा। तो जब आप किसी लाइबिलिटी का पेमेंट करते हो तो उससे आपकी लाइबिलिटी कम होती है, तो ध्यान देना ये लाइबिलिटी का पेमेंट है, आपका कैश भी चला गया और इससे आपकी लाइबिलिटी भी कम हो गई। इन दोनों ट्रांजेक्शन को आप साथ में देख सकते हैं।
जब आपने गुड्स परचेज की थी तो आपकी लायबिलिटी बढ़ी थी, ये देखो क्रेडिटर बढ़ गए। अब जब आपने पेड कर दिया तो लायबिलिटी कम हो गई, और पेड किया तो कैश भी आपका जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं। लिखता है गुड्स सोल्ड टू नमन, 4000 की गुड्स 5000 में बेच दी, तो गुड्स बेची है तो गुड्स आपकी लेस होंगी, गुड्स 4000 लेस होंगी। और क्योंकि नाम आ गया, इसका मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो ये आपके डेटर बन जाएंगे, ये आपके डेटर बन जाएंगे। और कितने के डेटर बन गए? 5000 रुपए के। 4000 की गुड्स 5000 में बेची है, तो इसका मतलब 1000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कैपिटल में 1000 रुपीज आप ऐड कर देंगे। तो चेक कर लो, 4 की चीज 5 में बेची तो आपको 1000 का प्रॉफिट हो गया। अब इसी से कोरिलेट करता है, ट्रांजेक्शन है कि कैश कलेक्टेड फ्रॉम नमन 3000, नमन से 3000 रुपए रिसीव हो गए, रिसीव हो गए तो कैश आपके पास आ गया। कैश कितना आया? 3000। 5000 में से उसने 3000 रुपए दे दिए, तो वो हमारा 2000 से ही डेटर बचा। इस तरीके से कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर से क्या होता है? कैश आ गया और डेटर कम हो गए। कैश पेड टू क्रेडिटर से क्या होता है? कैश चला गया और क्रेडिटर कम हो गए। तो जब भी पेमेंट टू क्रेडिटर होगा, आपके क्रेडिटर कम होंगे। जब भी कलेक्शन फ्रॉम डेटर होगा, तो आपके डेटर कम होंगे। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं।